हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग सफलता की सीरीज़ का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन महा मेट्रो के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। दैट मीन्स पुणे मेट्रो के लिए ये सेशन जो है सीरीज़ है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। देखिए, हम लोग इस सेशन में मिक्स्ड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, वो हम लोग शुरू कर दिए। इसके पहले के अगर 2 सेशन नहीं देखे होंगे तो आपने उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन हमने वहाँ पे डिस्कस किया। आज भी हम लोग कुछ मिक्स्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद देयर कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले प्रीवियस सेशन का हम लोग तो आंसर पहले डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एन ऑक्साइड फिल्म इज नोन एज। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इन 2 ऑप्शन में से मार्क किया, इलेक्ट्रो डिपोजिशन और एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग ये 70% स्टूडेंट्स ने करेक्ट मार्क किया और इलेक्ट्रो डिपोजिशन ये 30% स्टूडेंट ने इसे करेक्ट मार्क किया। ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग ऑक्साइड फिल्म चढ़ाते हैं किसी मेटल के ऊपर तो उसको हम लोग कहते हैं एनोडाइजिंग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इलेक्ट्रो डिपोजिशन मतलब क्या होता है कि कोई एक मेटल हो गया, वो दूसरे कोई मेटल या फिर नॉन मेटल पे अगर हम लोग उसकी कोटिंग करते तो हो जाता है हमारा इलेक्ट्रो डिपोजिशन। ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन हमने हमारे यूपी मेट्रो के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट को एमसीक्यूज का एक सेशन हमने बनाया था, उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें दिया, उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है आशीष जवाती, देवेंद्र सिंह, विभा रावत, सौरभ सिंह, अजय यादव, सूरज सिंह, अविनाश कुमार, रवि मौर्य, मनीष गुप्ता एंड वसुधा मौर्य। सो शाउट आउट टू यू गाइस, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं अपना नेक्स्ट सेशन में लूँ तो सेशन का एंड तक देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आई विल सिलेक्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द पीपल जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मार्कअप किया है। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को शुरू कर दें। उसके पहले तो आपको पुणे मेट्रो का एग्जामिनेशन पैटर्न जानना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले, मराठी के 15, एलआर दैट मीन जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्ट्स के 35, इलेक्ट्रिकल के 100, ऐसे 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए 120 मिनट्स के अंदर, दैट मीन्स 2 आवर्स के अंदर आपको सॉल्व करने रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें प्रेजेंट है, 1/3 नेगेटिव आपका मार्कअप किया जाएगा। अगर आपका करेक्ट आता है तो +1 और अगर आपका नेगेटिव आता है तो 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के लिए हम लोग, मैं आपको बता दूं, जो 10 मार्क्स का जो मराठी आपका पूछा वाला है, जो कंपलसरी क्वेश्चंस आप पूछे जाने वाले हैं, इसमें आपको 40% मार्क्स लाना ही लाना है, तभी जाके आपके पेपर 2 जो 2 रिमेनिंग पेपर्स है वो आपके चेक किए जाएंगे। ठीक है, 2 सेक्शन चेक किए जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखें। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक मराठी व्याकरणाची मैराथन, ये एक सेशन है जो पुणे मेट्रो के लिए स्पेशल सेशन है। इसमें कंप्लीट मराठी ग्रामर है, हमने ऑलरेडी अपलोड करा दिया हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई में। अगर आपने इसको नहीं देखा होगा तो इसको प्लीज़ जाके देखा, क्योंकि 10 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, और वो तो प्रिलिमिनरी क्लियर करने का एक फैक्टर ये है। तो इसीलिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। एक हमारी मैराथन है 2 आवर्स की, इसको कंप्लीट जाके देखिएगा। यहाँ पे जो इंडेक्स में हमने थंबनेल्स में आपको जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनी, और बाकी मराठी का जो ग्रामर है वो हमने एक ही सेशन में कवर किया, इसको भी जाके देखिएगा। साथ साथ आपको जिस तरीके से मैंने बताया था 35 क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कॉन्ट्स पे पूछे जाते हैं, उसके लिए भी हमने ये 3 सेक्शंस को कंबाइन मिलाते हुए 35 क्वेश्चंस के इस तरीके से सीरीज शुरू कर दी हमारे नए चैनल कोचिफाई पे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको भी जाके देखिएगा। सारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स प्रोवाइड करा था उसको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। अभी भी हाल ही हमने रिसेंटली उत्तर प्रदेश का जो जीके जो है, कंप्लीट जीके एक मैराथन है हमारा, जिस लाइक राजस्थान जीके। ये अगर स्टूडेंट देख रहे होंगे जो यूपीपीसीएल जेई और यूपी आरयूएनएल के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, या फिर यूपी के जो भी एग्जामिनेशंस है उसको अगर आप टारगेट कर रहे होंगे, तो कंप्लीट एक जीके हमने अपलोड करा दिया हमारे चैनल कोचिफाई पे, तो उसको भी जाके देखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सेशन में आपको मार्कअप कर देता हूँ। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ अ 3-फेज अल्टरनेटर इज डिफाइंड बाय। 3-फेज अल्टरनेटर का जो लीकेज रिएक्टेंस है हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 डिफरेंट टेस्ट गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, लीकेज रिएक्टेंस जो रहता है हमारा 3-फेज अल्टरनेटर का, हम लोग फाइंड आउट करते हैं ओपन सर्किट एंड जीरो पावर फैक्टर ZPFC, जिसको हम लोग कहते हैं ZPFC टेस्ट से। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लीकेज रिएक्टेंस जो रहता है जो हमारे 3-फेज अल्टरनेटर का, हम लोग फाइंड आउट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से और जीरो पावर फैक्टर टेस्ट से। और देखिए, ये जो लीकेज रिएक्टेंस ये हमारा क्यों ऑब्टेन होता है, जब हमारा जो लोड करंट वो फ्लो होता है हमारे आर्मेचर वाइंडिंग से, तब ये क्या करता है, इसमें फ्लक्सेस बिल्डअप करता है। ठीक है, जो लोकल फ्लक्सेस बिल्डअप होते हैं जो कि कट करते हैं हमारे वाइंडिंग को और हमारे काउंटर ईएमएफ
वो हमारा जनरेट हो जाता है। और जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो आर्मेचर रिएक्टेंस का, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं 2πfl से। ठीक है, हम लोग इसको इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए 2πfl से हम लोग कर सकते हैं। और जो आर्मेचर रिएक्टेंस रहता है वहाँ पे प्रेजेंट हुआ वो रहता है हमारा लीकेज रिएक्टेंस, जिसको हम लोग एक्सेल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो लीकेज फ्लक्स रहता है प्रोपोर्शनल टू रहता है किससे, आर्मेचर करंट, ये ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स जो लीकेज रिएक्टेंस रहते हैं वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं ओपन सर्किट और जीरो पावर फैक्टर टेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो रहती है, हम लोग क्रॉस आर्म, अगर हम लंबा क्रॉस आर्म यूज़ करते हैं तो भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। गार्ड रिग अगर हम लोग यूज़ करते हैं और ग्रेडिंग अगर हम लोग करते हैं प्रॉपर ग्रेडिंग इंसुलेटर की, तो हम लोग हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखने का, फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अक्रॉस वोल स्ट्रिंग अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस जो हमारा यूनिट रहता है, जो हमारा इंसुलेटर रहता है नियरेस्ट टू द कंडक्टर। ध्यान में रखिए, सिंपल है, जो कंप्लीट वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग कितना है, n मल्टीप्लाइड बाय कितने वहाँ पे इंसुलेटर्स लगे, मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस यूनिट टू द नियरेस्ट टू द कंडक्टर। इसके अक्रॉस में जो यूनिट रहता है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज रहता है डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसको इंप्रूव किया जाता है इन तीनों पे मेथड से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एन 8-पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 690 आरपीएम। एक हमारी 8 पोल की 50 हर्ट्ज की सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है। ठीक है, जो कि रन हो रही है 690 आरपीएम पे। हमें स्लिप पूछा गया विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड। फॉरवर्ड फील्ड के लिए और हमें बैकवर्ड फील्ड के लिए स्लिप की वैल्यू पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, फॉरवर्ड फ्लक्स के लिए जो स्लिप है वो रहती है हमारी एस, और बैकवर्ड के लिए रहता है, ये रहती है 2 - s। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉरवर्ड के लिए कितना है, वो हमारा s है, और बैकवर्ड के लिए 2 - s। अब आपको दोनों भी ध्यान में रखना होगा कि हम लोग s कैसे फाइंड आउट करते हैं, ns - nr अपॉन ns। ठीक है, ns क्या हो गया हमारा सिंक्रोनस स्पीड, और ये हो गया हमारा रोटर स्पीड। ns को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। ओके, तो नंबर ऑफ पोल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमने ns निकाल लेंगे। 120 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन p कितना आता है हमारा, 8 पोल्स है। तो इस केस में 750, इसको हम इरेज कर देते, 750 आरपीएम ही हमारा ns आ जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड हम लोग स्लिप का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। स्लिप का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 750 माइनस रोटर स्पीड कितनी है हमारी 690 है अपॉन 750। परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, हमें परसेंटेज की ज़रूरत नहीं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0.08 हमारा ये स्लिप का वाले। अब स्लिप आ गई, वो प्रोपोर्शनल रहती है, दैट मीन्स फॉरवर्ड स्लिप कितनी होगी हमारी 0.08। ओके, यहाँ पे 2 ऑप्शन में वैसा गिवन है, बट हमारे पास ये नहीं पता कि हमारा जो सेकंड है रिवर्स स्लिप, दैट मीन्स बैकवर्ड स्लिप कितना है, बैकवर्ड फील्ड से रिलेटेड जो स्लिप है वो कितना है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बैकवर्ड स्लिप को फाइंड आउट करने के लिए 2 - s को हम लोग करेंगे, 2 - 0.08 हम लोग करेंगे, तो हमारा वैल्यू आता है 1.92। मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। सिंपल है, फॉरवर्ड स्लिप रिलेटेड रहती है एस से और बैकवर्ड रहती है 2 - s से। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं। अब देखिए, दोनों भी ऑप्शंस में ऐसे रह सकते हैं, 0.08 और 1.92, और ऑप्शन सी में भी 1.92 और 0.08। आपको पहले पूछा क्या गया ये ध्यान में रखिएगा, फॉरवर्ड पूछा गया है या फिर बैकवर्ड पूछा गया। अगर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फील्ड रिस्पेक्टिवली, अभी काफ़ी बार हमने तो ऐसा नहीं किया, काफ़ी बार एग्जामिनर ऐसा कर देता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग यही से कंसिडर कर लेते हैं कि हमें पहले फॉरवर्ड फाइंड आउट करना है और देन बैकवर्ड फाइंड आउट करना है, और हम लोग ये ऑप्शन बी मार्क करके चले जाते हैं। हालांकि हमने करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, 99% हमने करेक्ट, 100% क्वेश्चन इसको करेक्ट सॉल्व किया, बट हमने ऑप्शन गलत मार्क कर दिया। ऐसी गलती मत किया करिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 4-point स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ। देखिए, एक 4-point स्टार्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली वो हमारे डीसी शंट मोटर विद आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। जब हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल रहता है डीसी शंट मोटर के लिए, उसमें हम लोग ये 4-point स्टार्टर, दैट मीन्स 4-point स्टार्टर ये हम लोग यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पावर सिस्टम शॉर्ट सर्किट करंट कैन बी लिमिटेड बाय यूजिंग। शॉर्ट सर्किट करंट जो रहता है हम लोग रिएक्टर से लिमिट करते हैं,
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रिएक्टर क्या रहता है, एक हमारा लॉन्ग इंडक्टेंस कॉइल रहता है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, बट इसका जो इंडक्टेंस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है हमारे रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये हमारे फॉल्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट लिमिटिंग रिएक्टर भी है इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में इसका जो इंडक्टिव कॉइल रहता है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, और ये हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट जो रहते हैं हमारे फॉल्ट कंडीशन में उसको लिमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, हमारी नॉर्मल ऑपरेशन में इसमें से फ्रीली करंट फ्लो होने देता है, बट जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट, सडन शॉर्ट सर्किट यहाँ पे अपीयर होता है तो हमारा लिमिट करता है, क्योंकि आपको पता है सडन चेंज जो होता है इंडक्टेंस में करंट का वो नहीं होने देता है इंडक्टर, और सडन चेंज इन कैपेसिटर में जो रहता है वोल्टेज जो चेंज होता है सडनली कैपेसिटर में वो चेंज नहीं होने देता है। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग इसको पावर सिस्टम में एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस करके यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्विच बोर्ड इज फिक्स्ड एट द हाइट ऑफ डैश एज पर द आई रूल्स। देखिए, जो आपके घर पे जो स्विच बोर्ड्स रहते हैं जहाँ पे बटन्स रहते हैं, ठीक है, ओके, या फिर रेगुलेटर हो गया, ये इसका हाइट कितना रहना चाहिए मिनिमम ग्राउंड से, ये हमें पूछा गया है एज़ पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। हालांकि मैंने आपको काफ़ी बार ये सारी चीज़ें बता दी। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के 2 सेशंस हमारे काफ़ी पॉपुलर है यूट्यूब पे, वो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके देखिएगा, इसमें हमने सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो उसका हाइट होना चाहिए हमारा 1.5 मीटर मिनिमम। ओके, स्विच बोर्ड इज फिक्स्ड एट द हाइट ऑफ डैश एज पर द आई रूल्स, 1.5 मीटर से उसका लेंथ होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द फॉल्ट करंट, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, अगर हमारा फॉल्ट करंट 5 किलो एम्पियर का है, रिले सेटिंग का हमारे पास 50% है, और करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो है 200/5, तो हमें प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हमें फाइंड आउट करना है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला आप लर्न ही कर लो, ध्यान ही रख लो, ठीक है। ये होता है हमारा फॉल्ट करंट अपॉन प्लग सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लग सेटिंग को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। रिले सेटिंग, देखिए बेसिक से क्वेश्चन से काफ़ी बार पूछे जाते हैं और उसी में हम लोग काफ़ी बार गलती करके आ जाते हैं। और रिले, देखिए प्लग सेटिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे विल बी इक्वल्स टू रिले सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी सिटी करंट, ठीक है। रिले सेटिंग कितना है हमारा, वो है हमारा 0.5। रिले सेटिंग हम लोग इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.5 होता है, और सेकेंडरी सिटी करंट कितना आ जाएगा, वो है हमारा 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू आता है 2.5। ओके, सिटी रेशियो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है जो कि हमारा 200/5, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा 40 आता है। तो और फॉल्ट करंट भी हमारे पास गिवन है 5 किलो एम्पियर्स का। ओके, 5 किलो एम्पियर्स है यहाँ पे, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 5000 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 40 आ जाता है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो हमारा 50 हमारा इसका वैल्यू आ जाता है। दैट मीन्स जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू रहेगा हमारा 50। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन यूज फॉर बोथ मोटरिंग एंड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए। देखिए, मोटरिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ चॉपर्स रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट चॉपर। तो इसमें हम लोग जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, एक तो मोटरिंग के लिए रह सकता है या फिर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग आपको पता ही होगा, ये क्या रहता है, जब हमारा एक ट्रेन है मान लो यहाँ पे, ये स्टॉप होते हुए आ रही है, ठीक है, इसका जो वेट रहता है, इसका इनर्शिया के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टेड ऑफ ब्रेक हम लोग जो मोटर से इससे कनेक्टेड रहती है, ठीक है, इसकी जो मोटर रहती है उसके व्हील से डायरेक्ट कनेक्टेड रहने के कारण इसका जो इनर्शिया ओवरकम होता है, इसको ब्रेकिंग करना है तो हमें इसमें हम लोग जनरेटर पे कनेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स ये होता क्या है कि ड्यूरिंग ब्रेकिंग तो ये क्या करता है, हमारा जनरेशन के द्वारा हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। दैट मीन्स हम लोग जो हमारा ट्रेन का इनर्शिया है उसी को रोकते हुए हम लोग हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। अब हमारे पास मोटरिंग होता है, जब हमें ट्रेन स्टेशनरी पोजीशंस पे है, अगर हमें उसको इन सर्विस लाना है, इसको रोटेट करना है या फिर उसके हम लोग मूव करना है, तो हम लोग उसको मोटरिंग करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो चॉपर यूज़ किया जाता है तो उसमें हम लोग 2 क्वाड्रेंट चॉपर इसमें यूज़ करते हैं। देखिए 2 क्वाड्रेंट चॉपर दैट मीन्स ये रहता है कुछ इस तरीके से, ठीक है,
ये हो गया टू क्वाड्रेंट चॉपर। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा आई ओ, और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा वी नॉट। ये हो गया माइनस आई ओ, ओके। और यहाँ पे डाउनवर्ड्स यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ वी नॉट। ये हो गया हमारा टू क्वाड्रेंट चॉपर। अब इसमें कौन से जो डायोड रहते हैं या फिर जो टू क्वाड्रेंट चॉपर रहता है उसको भी हम लोग डिज़ाइन करके मैं आपको बताता हूँ, सो दैट आप इसको अच्छे तरीके से समझ सको। इस टू क्वाड्रेंट चॉपर को हम लोग बाय द वे क्या कहते हैं, टाइप सी चॉपर भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। टाइप सी चॉपर या फिर हम लोग टू क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर भी हम लोग इसको कहते हैं। ये हमारे पास जो दो चॉपर रहते हैं हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ओके। कुछ इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम रहता है। ये हो गया चॉपर 1 हमारा, और ये हो गया हमारा चॉपर 2, ओके। ये हो गया हमारा सप्लाई वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज जिसको हम लोग कह सकते हैं VS, ध्यान से समझिएगा, ओके। ये हमने पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है, ओके। और ये हो गया हमारा डायोड D2, और यहाँ पे ये हो गया D2, और इसके नीचे जो डायोड कनेक्टेड रहता है वो हो गया हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड FD, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या कनेक्टेड है, एक इंडक्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे एक सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, जिसको हम लोग ई किया आई नॉट, एक बैटरी कनेक्टेड है हमारी, ओके। ये हो गया हमारा इंडक्टेंस। अब इस केस में जो यहाँ पे जो चॉपर के स्विचेस है इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। ये हो गया CH1 और ये हो गया CH2, ओके। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। CH1 ये चॉपर 1 है और CH2 ये हमारा चॉपर 2 है। इसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो हमारा V0 है, ठीक है, प्लस माइनस V0 है। CH दैट मीन्स ये हो गया हमारे चॉपर स्विच। डायोड ये हो गया हमारा D2। FD क्या हो गया हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट का ऑपरेशन, ओके। इस केस में हमारा आपको पता होगा V0 और I0 दोनों भी पॉजिटिव है, V0 एंड I0 हमारे पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस केस में हमारा जो बैक EMF रहेगा मोटर का वो रहेगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। जो बैक EMF इसका पॉजिटिव है तो हमारी दैट मीन्स जो बैक EMF मोटर है हमारा पॉजिटिव है। इस केस में EB का वैल्यू क्या आएगा, अगर ऐसा है तो EB रहेगा V माइनस I0 इंटू RA, ठीक है। और RA क्या है हमारा ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब आपको समझ में आएगा जो हमारा मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन इसमें होता है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आई हैव टू चेंज द कलर, ओके, सो दैट आप इसको समझ सकते हो। लेट्स टेक दैट रेड कलर, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग बात करते हैं, दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट की अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस केस में हमारा V0 जो है वो हमारा पॉजिटिव एंड I0 इज नेगेटिव। V0 इज पॉजिटिव एंड I0 इज नेगेटिव, तो हमारा जो फ्लक्स रहेगा, ठीक है, वो भी हमारा नेगेटिव रहेगा। इस कारण क्या होता है, इस नेगेटिव फ्लक्स के कारण जो हमारा आपको पता होगा टॉर्क डिपेंड रहता है फाई और I0 से, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है, टॉर्क पॉजिटिव है, बट इस केस में EB जो है वो हमारा ग्रेटर देन रहेगा V0। तो मोटर जो है हमारी वो एक्ट करेगी एज अ जनरेटर, ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, ओके। और इस केस में ही हमारा ऑपरेट करेगा हमारे रिवर्स दैट मीन्स रीजनरेटिंग मोड में। तो आई होप आपको ये समझ में होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में आप ध्यान में रखिएगा, मोटरिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग टू क्वाड्रेंट चॉपर ये यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में होता क्या है, ठीक है, जब हमारा V0 हमारा जिसको हम लोग कहते हैं आउटपुट वोल्टेज, ये जो हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, आई हैव टू हाईलाइट दिस, ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज, और ये हमारा पॉजिटिव रहता है ड्यू टू द फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। इसके कारण हमारा ये V0 जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या आती है कि जब हमारा CH2 ऑन रहता है, ठीक है, दैट मीन्स जब CH2 चॉपर 2 ऑन रहता है तो हमारा जो FD है कंडक्ट करता है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 रहता है, वो रहता है हमारा 0। और जब हमारा CH1 ये ऊपर का ऑन रहता है तब हमारा D2 कंडक्ट करता है, ये ध्यान में रखने के लिए। दोनों भी एट ए टाइम ऑन नहीं रहते क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे उस केस में, ओके। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ φm इज द पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ 2-फेज सप्लाई एंड 3-फेज सप्लाई इज व्हाट। φm अगर हमारी मैक्सिमम पीक वैल्यू है फ्लक्सेस की, तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या रहेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का 2-फेज सप्लाई के लिए, तो वो रहेगा हमारा 2-फेज सप्लाई के लिए वो रहेगा हमारा φm
और हमारा 3 फेज के लिए उसका वैल्यू रहेगा 1.5 टाइम्स ऑफ 5m। ये इंपॉर्टेंट है, 3 फेज के लिए 2 फेज के लिए दोनों भी ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 3 फेज के लिए और ये हो गया हमारा 2 फेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 पिको फैरेड। पीएफ दैट मीन्स क्या होता है, पिको फैरेड। पिको का हम लोग कैसे वैल्यू कितना लिखते हैं, उसका डेसिमल प्लेस रहता है -12। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट इज अप्लाइड दैट स्टोर एनर्जी इज व्हाट। ठीक है, आपको पता ही होगा स्टोर एनर्जी हम लोग किससे निकालते हैं, कैपेसिटर का E विल बी इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय CV²। करेक्ट, हाफ मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस कितना है हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12। वोल्टेज कितना है हमारा 50 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, सिंपल है 1.25 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में ये तो तीनों सिंपल थे, इस केस में हमारे पास 1.25 इंटू 10⁻⁻9 -12 इस तरीके से ऑप्शंस रहते हैं। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये जो डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज रहती है ये आप अच्छी तरीके से कन्वर्जन करना जान लो। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ओके, और बेसिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूँ, वो है हमारा C इज इक्वल्स टू ε0 A/d। ε0 ये क्या वैल्यू रहती है हमारे थे परमिटिविटी, नॉट अ परमेबिलिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। डी क्या हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इससे आप रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम, इस तरीके से। ए क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ द प्लेट, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। अ ज़ीनर डायोड हैज़ अ, ज़ीनर डायोड को क्या रहता है, हाई फॉरवर्ड वोल्टेज रीडिंग रहता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रहता है, या फिर शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज एट रिवर्स वोल्टेज रहता है। तो ये ध्यान में रखना होगा, ज़ीनर वोल्टेज का शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज रहता है एट अ रिवर्स वोल्टेज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए ये हो गया हमारा ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन, ये कुछ इस तरीके से शार्प कर्व में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज यूज्ड एज अ साइन और एन इंडिकेटर लैम्प। ठीक है, इसमें से कौन सा लैम्प हम लोग साइन के लिए यूज़ करते हैं या फिर इंडिकेटर लैम्प करके यूज़ करते हैं, तो वह है हमारा नियॉन लैम्प। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक ट्यूब रहती है, ओके, जो हमारी लो वोल्टेज डिस्चार्ज उसमें होता है, और इसमें जो गैस फिल की जाती है वो हमारी रहती है नियॉन गैस, और इसको लो वोल्टेज 150 वोल्ट का या फिर हम लोग 110 वोल्ट AC, 150 वोल्ट DC या फिर 110 वोल्ट AC का हम लोग इसको यूज़ करते हैं अक्रॉस दैट इलेक्ट्रोड। तो इस केस में डिस्चार्ज होता है उस ट्यूब में, और हमारा कलर जो दैट मीन्स जो गैस है वो इमिट करती है हमारी लाइट। ठीक है, या फिर हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि रेडिश कलर में रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ हमने यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट किया। ये एक ट्यूब कनेक्टेड रहती है पूरी, ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हेलो लिखा है यहाँ पे, ये कंप्लीटली कनेक्टेड है। ओके, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड कैथोड लैम्प। ठीक है, नियॉन डिस्चार्ज लैम्प को हम लोग कहते हैं कोल्ड कैथोड लैम्प। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर था। इनपुट टू अ स्टेप अप चॉपर इज 250 वोल्ट्स, द आउटपुट रिक्वायर्ड is 450 वोल्ट इफ द कंडक्टिंग टाइम ऑफ अ थेरिस्टर इज 200 माइक्रोसेकेंड्स। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी हमें पूछा गया, स्टेप अप चॉपर हमें पूछा गया। तो स्टेप अप चॉपर के लिए एक फॉर्मूला होता है V0/Vs विल बी इक्वल्स टू 1/1 माइनस डेल। डेल क्या हो गया हमारा T/T। ठीक है, या फिर हम लोग इसको F/T ऑन भी इसको मल्टीप्लाई करते लिख सकते हैं। तो T ऑन हो गया हमारा ऑन टाइम, T हो गया हमारा टाइम पीरियड। ओके, अब इस केस में हमारा सप्लाई वोल्टेज कितना है, वो है हमारा 250 वोल्ट। ओके, V0 कितना है हमारा 450 वोल्ट गिवन है ऑलरेडी। ओके, तो हम लोग 450 विल बी इक्वल्स टू 250/1 माइनस डेल। तो इस केस में हमारे पास डेल का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, डेल हमने निकाल लिया, डेल आ गया 0.44। ओके, डेल का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास जो हमारा थेरिस्टर टाइम जो कंडक्टिंग है T ऑन सेकेंड्स का, वो है हमारा 200 माइक्रो सेकेंड्स। तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, F विल बी इक्वल्स टू डेल अपॉन T ऑन। ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं F मल्टीप्लाइड बाय T ऑन, क्योंकि 1/T ही मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फ्रीक्वेंसी, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग F का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। डेल का वैल्यू हमारा आ गया 0.44 अपॉन T ऑन कितना है 200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइक्रो है तो 10⁻⁻6 है, तो ये वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। तो अराउंड 2.222
इसका किलो हर्ट्ज का वैल्यू आ जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी 2.22 किलो हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी यूज्ड एज अ यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर के लिए हम लोग कौन सी मोटर यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी स्क्रेच मोटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और यूनिटी स्लिप पे काम करती है, तो हम लोग उसको एज अ कंप्लीट पूरे पावर फैक्टर के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर अ यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, और स्क्रेच मोटर हमारी पॉलीफेज कम्यूटेटर मोटर है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछेगी तो वो शंट टाइप की रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एच पैरामीटर हैज़ द सेम डायमेंशन। इसमें से कौन सा एच पैरामीटर्स का हाइब्रिड पैरामीटर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसके हमारे पास जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स रहते हैं, वोल्टेज रेशियो, करंट रेशियो, तो वो हमारे कौन से इसके सेम डायमेंशन रहते हैं, तो H12 का और H21 का डायमेंशन सेम रहता है। ये बात ध्यान में रखना होगा। H12 क्या है, हमारा शॉर्ट सर्किट, ठीक है, करंट गेन है, शॉर्ट सर्किट करंट गेन है। और H12 क्या है, H21 क्या है, ये हमारा रिवर्स वोल्टेज गेन है। ध्यान में रखिए, हमारा रिवर्स वोल्टेज गेन हो गया और हमारा शॉर्ट सर्किट करंट गेन हो गया। और इसका जो डायमेंशन, इसका जो यूनिट रहता है डायमेंशनलेस रहता है, ये बात ध्यान में रखने की। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। और रिलेशनशिप अगर पूछा गया आपको बिटवीन वोल्टेज एंड करंट का इन एच पैरामीटर, जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स, तो वो रहेगा V1 विल बी इक्वल्स टू H11 मल्टीप्लाइड बाय I1 प्लस H12 मल्टीप्लाइड बाय V2। यहाँ पे I2 अगर हम लोग निकाल सकते हैं, I2 रहेगा हमारा H21 मल्टीप्लाइड बाय I1 प्लस H22 मल्टीप्लाइड बाय V2। ये रिलेशन है, ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके लिए यूज़ करते हैं, हमारे इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं सर्किट के, जहाँ पे हम लोग डिफ़िकल्ट रहते हैं हमारे पास में, जैसे कि हमारा इम्पिडेंस हो गया या फिर एडमिटेंस, हम लोग इसको मेजर करने के लिए, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, इसके लिए हम लोग ये एच पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। एक एज अ बॉक्स करके कंसिडर करके इसको हम लोग मेजर करते हैं। इनपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट वोल्टेज, इससे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय। देखिए, मैंने काफ़ी बार बताया CE एम्पलीफायर, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन इमीटर। इसमें इमीटर जो रहता है हमारे ट्रांजिस्टर का, ठीक है, ठीक है, ये हो गया इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर जो है हमारा कॉमन रहता है, ठीक है। तो उस केस में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंपॉर्टेंट, लो वोल्टेज गेन, हाई आउटपुट इम्पिडेंस, या फिर मॉडरेट पावर गेन, या फिर सिग्नल फेज रिवर्सल। तो सिग्नल फेज रिवर्सल इस एम्पलीफायर में होता है। ठीक है, ठीक है, इस केस में हमारा सिग्नल जो है रिवर्स हो जाता है इनपुट एंड आउटपुट में। तो ये हमारा होता है CE एम्पलीफायर में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगर इसका वोल्टेज गेन है तो ये लो नहीं रहेगा, ठीक है, ये रहेगा हमारा मीडियम। ठीक है, करंट गेन भी हमारा मीडियम रहता है, पावर गेन हमारा, ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट पावर गेन ना रहते हुए ये रहेगा हाई। इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस भी इसका मीडियम रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ DC जनरेटर इज मोस्ट सुटेबल एज अ बूस्टर। इसमें से कौन से ऐसे DC जनरेटर है वो हम लोग सूटेबल है एज अ बूस्टर करके। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सीरीज जनरेटर। देखिए, सीरीज जनरेटर एज हम लोग बूस्टर करके भी यूज़ करते हैं लोकोमोटिव में, जो हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये एज हम लोग बूस्टर भी यूज़ करते हैं टू कॉम्पनसेट फॉर द वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें जो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप रहता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग कॉम्पनसेट करने के लिए सीरीज जनरेटर को यूज़ करते हैं। शंट जनरेटर हम लोग लाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो DC जनरेटर हम लोग यूज़ करते हैं बूस्टर करके, वो रहता है हमारा सीरीज जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ 800 एम्पेयर टेस्ला एम्पेयर टर्न्स पर मीटर विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ डैश इन अ एयर। ठीक है, आपको एक रिलेशन पता होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B और आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग H से डिफाइन करते हैं, ये आपको पता होगा। B विल बी कुछ रहता है म्यू इंटू H। ठीक है, म्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, μ0 मल्टीप्लाइड बाय μr। ओके, μ0 क्या रहता है हमारा, वो रहता है हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये हमारा μ0 का वैल्यू रहता है। μr रहता है हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी। अब H का वैल्यू गिवन है, वो है हमारा 800 एम्पेयर
टर्न्स पर मीटर का, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी हमारे मैग्नेटाइजिंग फोर्स के लिए कितना हो जाएगा, और म्यू आर कितना रहता है हमारा एयर के लिए 1 रहता है, ओके। तो वो हो जाएगा बी विल बी इक्वल्स टू 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 800। तो इसका वैल्यू हो जाता है 1.00 अप्रॉक्सीमेट आता है इंटू 10⁻3। तो हमारा 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। देखिए डीसी मोटर की बात की है यहाँ पे, स्पेशली हाईलाइट करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे इसमें गलती करके आते हैं। डीसी मोटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा थंब रहता है, फर्स्ट फिंगर रहता है और हमारा सेकंड फिंगर रहता है, ठीक है। ये हमें बताता है, ठीक है, जो फिंगर हमारे पास पॉइंट करते हैं, ठीक है, पॉइंटर फिंगर जो रहता है हमारा वो रहता है हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो मिडल फिंगर रहता है हमारा वो पॉइंट करता है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। और जो थंब हमारा रहता है वो हमारा पॉइंट आउट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक थ्रस्ट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। ये बात ध्यान में रखने की, डीसी मोटर के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, और जनरेटर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल याद करते हैं। अब इसमें काफ़ी बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। आपने इस टाइप का जनरेटर देखा होगा, इससे ये रिलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक निमोनिक्स करके आपको एक छोटी सी ट्रिक करके आपको मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए आपने देखा होगा इस टाइप के जनरेटर को, ठीक है। ये जनरेटर शुरू करने के लिए ऐसा कुछ हैंड ड्रिवन हमारे पास में एक आर्म रहता है, इससे हम लोग शुरू करते हैं, और ये इसको हम लोग रोटेट कौन से हाथ से करते हैं, राइट हैंड से। आपने देखा होगा इसको अगर हमें रोटेट करना होगा, दैट मीन्स अगर हमें पास इस जनरेटर को शुरू करना होगा तो हम लोग राइट हैंड यूज़ करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, उस तरीके से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम लोग जनरेटर के लिए यूज़ करते हैं, और उसी के रिवर्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग डीसी मोटर के लिए। काफ़ी बार स्टूडेंट इसमें राइट हैंड रूल भी सिलेक्ट करके आते हैं डीसी मोटर के लिए, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। ये आप न्यूमोनिक्स से छोटा सा ध्यान में रखिए, जो हमारा जनरेटर का आर्म रहता है हमारा राइट हैंड रहता है, वो हमारा जनरेटर के लिए रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैम्पिंग टॉर्क इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज कॉज्ड बाय। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में हमारा डैम्पिंग टॉर्क किसके लिए रहता है, वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है, वो हमारा एडी करंट से प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, एडी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और उसके इंस्ट्रूमेंट कौन से यहाँ पे मैंने मेंशन किए। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में हम लोग मूविंग आयन या फिर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप में इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में यूज़ करते हैं और इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। करंट एडी करंट डैम्पिंग आपको पीएमएमसी इंडक्शन टाइप में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, मूविंग कॉइल में भी, ओके। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हम लोग फ्लक्स मीटर में यूज़ करते हैं। ये हमारे कुछ डिफरेंट डैम्पिंग के 100% इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पे से क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है, ठीक है। तो ये आप चार्ट एक बार ध्यान से पढ़ लेगा। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन के लिए। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी मैंने डिटेल और स्लो मैंने पढ़ाने की कोशिश की, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैं रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आई विल सिलेक्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज के दिन समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे नए चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यहाँ पे हमें क्लिक करके। जो मराठी का सेशंस मैंने आपको बोला था यहाँ पे आप क्लिक करके इसको जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। सो गाइज फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।